हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका हमारे चैनल सुमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत। आज हम नए एक बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों के बारे में वर्गीकरण करके आपको बताया था कि इसकी कितनी विधियां होती हैं। आज मैं उन्हीं विधियों में से मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की एक विधि है अंतर्दर्शन विधि, इस पर मैं बात करूंगा, जिसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। क्या है ये अंतर्दर्शन विधि, इसको समझते हैं। आइए, अंतर्दर्शन विधि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण और प्राचीन विधि है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। देखिए, सबसे पहले अंतर्दर्शन है क्या। अंतर्दर्शन मतलब अपने अंदर देखना। इसका सीधा मतलब है अपने अंदर देखना, अपने अंदर देखना। ये मनोविज्ञान की एक बहुत प्राचीन विधि है। जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में शुरू में मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया तो उस समय एक विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर, ये दो जर्मन वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। यदि हम ये बात करें इसके प्रतिपादक कौन थे, तो विलियम वुंट, हिंदी में लिख देते हैं विलियम वुंट, और एक इनके जो शिष्य थे टिचनर। ये दो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया। अब इसको थोड़ा सा हम बारीकी से समझने का विषय है ये अंतर्दर्शन विधि, जिसका मतलब है अपने अंदर देखना। तो अपने अंदर आप कैसे देखेंगे? मन की आंखों से तो देख नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा गंभीर विषय है। इसमें ये कहा गया है कि चेतन अवस्था में, यानी चेतन अनुभूतियों का जो है अपने अंदर उनकी अनुभूति करना, चेतन अनुभूतियों की, चेतन शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर माने अपने अंदर आदमी झांकेगा, अपने अंदर इंस्पेक्शन करेगा, निरीक्षण करेगा, तो वो चेतन अवस्था में ही कर सकता है। क्योंकि आपको अपने अंदर झांकना है तो आप होश हवास में होने चाहिए, चेतन अवस्था में होने चाहिए। अचेतन अवस्था में या बेहोशी की हालत में आप अपने अंदर नहीं देख सकते। अपने अंदर जो आपको अनुभूतियाँ हो रही हैं उनको आप महसूस नहीं कर सकते। इन चेतन अनुभूतियों के बारे में ये कहा गया है कि जो ये मन के अंदर जो चेतन अनुभूतियाँ होती हैं, चेतन अनुभूति यानी जागृत अवस्था में होशो हवास में जो आप अपने अंदर जो महसूस करते हैं, चेतन अनुभूतियाँ करते हैं, उनका अध्ययन इस विधि के द्वारा किया जाता है। इन चेतन अनुभूतियों का अध्ययन अंतर्दर्शन विधि के द्वारा किया जाता है, ये विलियम वुंट ने कहा है। और इन्होंने इसका जो है विधि का प्रतिपादन किया है। इसमें क्या क्या है चेतन अनुभूतियाँ। चेतन अनुभूतियों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें चेतन अनुभूति के अध्ययन में तीन तत्व समाहित रहते हैं। व्यक्ति जब होश हवास में होता है और चेतन अनुभूति करता है, यानी वो आप सही हालत में हैं, मानसिक रूप से ठीक हैं, विक्षिप्त नहीं हैं, तो ऐसी दशा में जो भी मानसिक क्रियाएं आपके अंदर हो रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं आपके अंदर हो रही हैं, किसी घटना के कारण हो चाहे संवेदना के कारण हो, उनको आप अध्ययन करने के लिए जब अंतर्दर्शन करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तो उनको कैसे आप महसूस करते हैं उसका वर्णन इसमें किया जाता था आज से बहुत साल पहले, और अब भी इसमें यही किया जाता है। और उन अनुभूतियों का वर्णन करने के साथ साथ आप किस अवस्था में कैसा महसूस करते हैं उसका वर्णन करने के बाद ही आप मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक लोग करते थे। अब इसमें तीन तत्व शामिल रहते हैं चेतन अनुभूतियों में। जो चेतन अनुभूति का जो अंतर्दर्शन है, चेतन अनुभूति के अंतर्दर्शन में तीन तत्व सम्मिलित रहते हैं।
तीन तत्व। ये कौन सा है? पहला तो एक तो है संवेदना, संवेदना, और दूसरा है भाव, और तीसरा है प्रतिमा। इन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। ये क्या क्या है? संवेदना, जिसको हम सेंसेशन कहते हैं अंग्रेजी में, सेंसेशन। भाव, जिसको हम फीलिंग कहते हैं, फीलिंग्स कहते हैं। प्रतिमा, जिसको हम इमेज कहते हैं। अब ये देखिए, ये कैसे एक ही चीज़ है। ये जो चेतन अनुभूति मन के अंदर होती है, कैसा हमको महसूस होता है। तो जो अंतर्दर्शन जब हम करते हैं तो उसमें तीन तत्व सम्मिलित रहते हैं, अपने अंदर झांकते हैं। तो पहले तो संवेदना, फिर भाव और प्रतिमा। इसको समझेंगे कैसे? मान लीजिए हमने कोई मृत व्यक्ति देख लिया, या किसी मृतक को देखा, या मृतक की लाश देख ली। तो उसकी लाश को देखने के बाद जो हमारे मन में जो एक संवेदना होगी, ये है दृष्टि संवेदना। उसको देखने के बाद हमने उसको देखा, ये दृष्टि संवेदना है। इसको देखने के बाद हमारी संवेदनाएं जो है वो जागृत हो जाएगी, दृष्टि संवेदना। और इसको देख, जब हम आंखों से इसको लाश को देखते हैं तो फिर हमारे मन में जो है भाव पैदा होता है। वो होता है जैसे दुख का भाव प्रकट हुआ। ये फीलिंग कैसी हुई? दुख हुआ। और फिर इस लाश को देखने के बाद ये संवेदना हमारी जागृत होती है, दुख होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन में एक तस्वीर बनती है, इमेज बनती है मृत आदमी की। जैसे आप या तो उसको, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। मन के अंदर एक प्रतिमा बन जाती है। जैसे हम हाथी का शब्द का नाम लेते हैं तो हाथी की तस्वीर सामने आ जाती है। मृत आदमी के सामने तो हमें लाश की बॉडी, कफन लगा हुआ, अर्थी पे सजा हुआ, इस तरह की एक इमेज बन जाती है। तो ये जो है फिर हमारे अंदर एक प्रतिमा बन जाएगी, प्रतिमा बन जाएगी। ये जब हम अपने अंदर देखते हैं, इसको महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी को अंतर्दर्शन कहते हैं, अपने अंदर ये देखना। लेकिन ये हर आदमी अपने अंदर महसूस नहीं कर सकता। इसके लिए आदमी का समझदार होना ज़रूरी है, बुद्धिजीवी होना ज़रूरी है। क्योंकि जो आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा, विकलांग होगा, या मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा, वो अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग नहीं करेगा। जैसे पशु, पक्षी, जानवर, ये अपने अंदर जो मानसिक क्रियाएं हैं, चेतन अनुभूतियाँ जो है महसूस कर रहे हैं, उनको प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस प्रक्रिया को जानते नहीं हैं। तो ये चेतन अनुभूति का अर्थ है होशो हवास में आप जब कुछ घटना देखते हैं और उसके बाद जो आपके अंदर जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसके बाद आप कैसा महसूस करते हैं, कैसी फीलिंग आपको होती है, कैसी प्रतिक्रियाएं आपके अंदर आती हैं, उनका वर्णन करना इस विधि का इसी विधि के अंदर आता है। और उल्लेख करके फिर कैसी स्थिति में क्या क्या महसूस होता है, क्या क्या मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनका उल्लेख मनोवैज्ञानिक पहले इसमें किया करते थे। इसलिए अंतर्दर्शन विधि में अपने आप को समझने के लिए ये सबसे बेहतर एक मेथड है, एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति अपने अंदर झांक कर अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में सफल होता है। एक तो ये इसमें बात हुई। दूसरी बात इसमें यह है कि मनोवैज्ञानिक जो थे पहले प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते थे। जैसे मानो पहले क्या करते थे मनोवैज्ञानिक कि दुख की घड़ी में दुख होता है, कोई घटना दुखद आपने देख ली, उस घटना को देखने के बाद आपके मन में क्या भाव आए, फिर कैसा आपको फीलिंग हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। तो जो जो आपके अंदर घटनाएं घट रही, जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उसका पूरा बाकायदा वर्णन करना। और फिर जब अलग अलग लोग इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन करते थे तो उससे ये तय हो जाता था कि ऐसी घटना होने पर ऐसा महसूस होता है, या दुख की घटना होने पर मन इस प्रकार का हो जाता है, या खुशी की घटना देखने पर मन खुश हो जाता है। तो ये अंतर्दर्शन विधि के द्वारा ही मन की स्थिति को समझना, यानी चेतन अनुभूतियों का प्रकटीकरण इस विधि के द्वारा आसान हो जाता था। ये है अंतर्दर्शन विधि। इसमें आप दूसरे के अंदर नहीं देख सकते। अंतर्दर्शन विधि का मतलब अपने अंदर झांकना। अंतर्दर्शन अपने अंदर
दर्शन करना, अपने वास्तविक चेतन अनुभूतियों का जो है वर्णन करना, उसको देखना, उसको महसूस करना, यही अंतर्दर्शन विधि है। अब इसकी अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए इसमें एक चीज़ और भी समझ लीजिए, जैसे आप मृत व्यक्ति को देख करके दुखी हो जाते हैं। मान लीजिए आपको कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती, जैसे किसी व्यक्ति को कभी कभी क्रोध आ जाता है, तो क्रोध आने पर आदमी अपने बुद्धि पर नियंत्रण खो बैठता है, लेकिन उसके बाद जब वो क्रोध शांत हो जाता है और फिर वो महसूस करता है, अंतर्दर्शन करता है, अपने अंदर झांकता है कि मुझे क्रोध क्यों आया, इसकी वजह क्या थी, इसके कारण क्या हो गया, उस समय मुझे कैसा लग रहा था, अब मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो ये सारी जो मनोवैज्ञानिक यानी मन के अंदर की जो घटनाएं हैं, अंतर्दर्शन के द्वारा हमें इसे समझने में मदद मिलती है, और इसके द्वारा हमें ये समझने में भी मदद मिलती है कि क्रोध की स्थिति में नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि क्रोध की जब स्थिति आती है तो मानसिक संतुलन खो बैठता है आदमी, और ऐसी दशा में वो ऐसा व्यवहार करने लगता है जो सामान्य व्यक्तियों से अलग होता है, और ऐसे व्यवहार के कारण उसको नुकसान भी हो सकता है, हानि हो सकती है। या कभी आप प्रेम की अवस्था में हैं, किसी बच्चे को देखकर बहुत वात्सल्य आपके अंदर आ रहा है, उस समय आपको कैसी खुशी महसूस होती है, आप बाद में देखते कितना अच्छा लग रहा है, उसका आप वर्णन करें ऐसी स्थिति में, तो उससे आपके व्यवहार में बदलाव करने में, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाने में इन विधियों के द्वारा, अंतर्दर्शन विधि के द्वारा आने वाली पीढ़ी को आप सुझाव दें तो उसमें सहायता मिलती है। तो ये अंतर्दर्शन विधि व्यक्ति के अंदर अवलोकन की एक बहुत अच्छी विधि है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या खास बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर विशेषताओं की हम बात करें तो सबसे पहले इसकी विशेषताओं पे हम बात करते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। नंबर 1, अंतर्दर्शन विधि आत्मनिरीक्षण और स्वयं निरीक्षण की एक विधि है। ये जो विधि है आत्मनिरीक्षण, इसी को स्वनिरीक्षण भी हम कह सकते हैं। आत्मनिरीक्षण मतलब अपने अंदर झांकना या अपना अवलोकन करना, निरीक्षण की एक विधि है, एक विधि है। और इसी को हम आत्मनिरीक्षण और स्वनिरीक्षण भी कहते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्दर्शन और आत्मनिरीक्षण ये थोड़ा संकुचित है, इसका दायरा कम है, और अंतर्दर्शन विधि का जो वो है स्वरूप है वो व्यापक है। अंतर इनमें यह है कि जब आप आत्मनिरीक्षण की बात करते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, लेकिन अंतर्दर्शन का मतलब ब्रॉड रूप में बहुत दूर तक उसके परिणामों के बारे में सोचना, किस घटना से क्या हो सकता था, उसका थोड़ा स्वरूप इसका बड़ा हो जाता है। ये व्यापक रूप में इसको माना गया है। एक बात तो ये हुई। और दूसरी बात इसकी ये है कि जो व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष यानी तुरंत वास्तविक ज्ञान हो जाता है, पर इसमें व्यक्ति को इस विधि के द्वारा डायरेक्ट यानी तत्काल भी कह सकते हैं आप, या तुरंत, है ना, वास्तविक ज्ञान हो जाता है। इस विधि में सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधि के व्यक्ति को इस विधि के द्वारा डायरेक्ट, तत्काल, वास्तविक यानी अपने इसमें तत्काल अपने व्यवहार के संबंध में, व्यवहार के बारे में लिख दीजिए, वास्तविक ज्ञान हो जाता है। माने किसी व्यक्ति को क्रोध आता है और वो बहुत ज़्यादा क्रोध उसको आ रहा है और उसके बाद वो अंतर्दर्शन करता है, तो उसे ये पता लगता है मुझे क्रोध आना सही था या गलत था, या मैंने गलती से क्रोध कर लिया। क्योंकि उसको जब विश्लेषण करता है
तो क्रोध आने की स्थिति थी भी या नहीं थी, या मुझे अचानक ऐसे ही क्रोध आ गया, या मैं अचानक किसी पे भड़क बैठा हूँ। तो जब आदमी इस पर अंतर्दर्शन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तो तुरंत उसे पता लगता है, डायरेक्ट लाभ, यानी तत्काल अपने आप उसे अपने व्यवहार के बारे में पता लगता है ये मेरे से वास्तव में गलती हुई या सही हुआ है तो सही। तो ये भी एक इसका सबसे बड़ा इसकी विशेषता है। और अपने व्यवहार, व्यक्ति इसमें स्वयं अपने व्यवहार का अवलोकन करता है। एक तो तीसरी बात इसकी ये है, व्यक्ति इसमें स्वयं अपने व्यवहार का अवलोकन करता है। अपना जो व्यवहार है उसे वो खुद ही देखता है, खुद ही उसका मूल्यांकन करता है, और ये भी देखता है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का वास्तविक ढंग से अवलोकन नहीं कर पाते। इसमें एक बात और भी है कि जैसे हम किसी दूसरे के बारे में से, कोई आदमी क्रोध कर रहा है या कोई आदमी बहुत ज़्यादा किसी से नफरत कर रहा है, तो उसके रीजंस क्या है वो हम सही उसके बारे में नहीं जान सकते। लेकिन जो आदमी ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो यदि अपने बारे में अंतर्दर्शन करेगा तो उसे उसके कारणों का सही रूप से पता लगता है। जबकि एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार के बारे में उसके कारणों का सही ढंग से पता नहीं लगा सकता। लेकिन अंतर्दर्शन विधि एक इसकी विशेषता ये भी है कि यदि व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार का आकलन करे और मूल्यांकन करे तो उसके सही कारणों का और सही वजह का पता लग जाता है। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। इसके अलावा इसकी कुछ अंतर्दर्शन विधि की सीमाएं भी हैं कि क्या ये कर सकती, क्या नहीं कर सकती। इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अंतर्दर्शन विधि की सीमाएं, दो तीन बातें इसमें हैं। क्या बाउंड्रीज हैं इसकी, लिमिटेशंस जो हम कह सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति इसमें इस विधि के द्वारा अपने व्यवहार का और स्वयं का जो है अवलोकन करता है, और किसी मानसिक प्रक्रिया के दौरान वो जब अपना अंतर्दर्शन करता है तो उसे समझना कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मानसिक प्रक्रिया का मतलब यह है ऐसी स्थिति जिस समय उसके अंदर कोई मानसिक प्रक्रिया चल रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उस समय वो अंतर्दर्शन करेगा तो वो बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा, हर आदमी के बस का नहीं है। उस समय वो अपने सही गलत के फैसले को नहीं पहचान सकता। लेकिन जब वो मानसिक प्रक्रिया शांत हो जाएगी, वो संवेदनाएं और वो जो आवेग और वो जो है शांत हो जाएगा, उसके बाद जब वो अंतर्दर्शन करेगा तो उसे वास्तविकता का पता लग जाएगा। यानी ऐसी स्थिति जब मानसिक प्रक्रिया उसके दिमाग में चल रही हो तो ऐसी स्थिति में अवलोकन करना संभव नहीं हो पाता। एक तो इसकी ये सीमा सबसे बड़ी बात है। यानी अंतर्दर्शी विधि में व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करता है। अंतर्दर्शन विधि में व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करता है। एक तो ये बात है कि वो स्वयं के अपने व्यवहार का अवलोकन करता है, और किसी मानसिक प्रक्रिया के दौरान, यानी किसी मानसिक प्रक्रिया के दौरान, जिस समय उसके दिमाग में कोई हलचल चल रही है, मानसिक क्रिया हो रही है, व्यक्ति अपने द्वारा अपने व्यवहार का सही अवलोकन नहीं कर पाता। ये काफ़ी कठिन कार्य। दौरान अपने व्यवहार का अवलोकन करना कठिन कार्य होता है।
ऐसी स्थिति में अवलोकन नहीं किया जाता। जब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तीव्र गति से कार्य कर रहा हो तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग अपने मानसिक रूप से अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्दी थोड़ा प्रयास करने के बाद अवलोकन कर पाते हैं। एक ये। दूसरी बात यह है कि अंतर्दर्शन विधि से प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं हैं, अत्यधिक जो सूचनाएं हैं वो विषयनिष्ठ प्रकृति के होने के कारण अविश्वसनीय होती हैं। दूसरी बात यह है कि अंतर्दर्शन विधि से प्राप्त होने वाली सूचनाएं अंतर्दर्शन विधि से प्राप्त होने वाली सूचनाएं अत्यधिक विषयनिष्ठ प्रकृति की होने के कारण अविश्वसनीय होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति अंतर्दर्शन करता है अपने व्यवहार के बारे में, तो जो अंतर्दर्शन के द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है अपने मस्तिष्क से, हमें लगता है कि मुझे इस कारण से ये हुआ है, या मुझे इस कारण से ये हो रहा है, या मुझे क्रोध आने का कारण ये है। वास्तव में ये जो विषयनिष्ठ प्रकार की प्रकृति की सूचनाएं होती हैं, ये अविश्वसनीय इसलिए होती हैं क्योंकि जैसे क्रोध है, क्रोध कई बार मूल कारण से भी नहीं आता है। कई बार क्या होता है कि जैसे व्यक्ति कहीं बहुत दूर से आया है, किसी से झगड़ा करके आया है, वहाँ वो अपने झगड़े को, क्रोध को शांत करते करते घर पहुँच गया, वो उसको नियंत्रण कर रहा है, लेकिन अचानक आते ही कि थोड़ी सी गलती किसी परिजन ने कर दी या किसी और व्यक्ति ने कर दी, तो सारा क्रोध उस पर उबल पड़ता है। और बाद में जब वो अवलोकन करता है तो उसे ये तय करना मुश्किल हो जाता है, मुझे क्रोध इसकी वजह से आया था या जहाँ पीछे लड़का आया वहाँ से आया। तो क्योंकि जो अंतर्दर्शन के द्वारा जो सूचना मिलती है वो विषयनिष्ठ प्रकृति की होती हैं, और वो उसका जो विषय था वो तो मूल वहाँ था जहाँ से वो झगड़ा करके आया, लेकिन रास्ते में अचानक प्रक्षेपण हो गया। इसको कहते हैं, प्रक्षेपण कहते हैं, यानी प्रोजेक्शन। जैसे कि मतलब किसी एक व्यक्ति से मूड खराब किया और दूसरे में जाकर के दूसरे पे उस पर आक्षेप लगा दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ तो दूसरे पे जाके झगड़ा कर दिया। तो ये विषयनिष्ठ प्रकार के जो कारण हैं, जब अंतर्दर्शन विधि द्वारा हम अवलोकन करते हैं तो ये पता नहीं चलता कि मूल कारण क्या है। ये भी इसकी एक सीमा है, क्योंकि ये विषयनिष्ठ होती हैं, क्योंकि असली जो क्रोध का कारण है वो तो कहीं और है। तो इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। तो विषयनिष्ठ प्रकृति के होने के कारण जो अंतर्दर्शन में जो सूचनाएं मिलती हैं वो अविश्वसनीय प्रकार की होती हैं। दूसरी बात इसमें देखिए, एक अंतर्दर्शन की विधि का जो प्रयोग है, जो शिशु हैं, बालक हैं, पशु पक्षी हैं या जानवर हैं, ये इस अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। या असामान्य व्यक्ति है, असामान्य व्यक्ति का मतलब यहाँ पर जो किसी न किसी रूप से या तो विकलांग है, या मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या मानसिक रूप से कमज़ोर है, यानी वो सामान्य व्यक्तियों से अलग है, जिसको हम असामान्य शब्द कहते हैं। ये असामान्य व्यक्ति, ये व्यक्ति और पशु पक्षी, बालक, शिशु, क्योंकि इनका माइंड उतना डेवलप नहीं होता बच्चे का और बालकों का, तो ये भी अंतर्दर्शन विधि का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। एक तो ये इनका, इस विधि का एक जो है सीमा है इसकी। और अचेतन व्यवस्था में सबसे बड़ी बात जो है, मैंने सबसे पहले कहा था चेतन अनुभूति। चेतन अनुभूति का मतलब ऐसी जागृत अवस्था जब आदमी होशो हवास में हो, उस समय जो वो महसूस करता है उसी को चेतन अनुभूति कहते हैं। और अचेतन अवस्था में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अचेतन अवस्था में
इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कोई व्यक्ति बेहोश है, कोमा में है, तो वो अंतर्दर्शन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस अचेतन स्थिति का मतलब है मन काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये कुछ सीमाएं थी इसकी अंतर्दर्शन विधि की। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अंतर्दर्शन विधि यानी जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं, इसकी विशेषताओं पे मैंने बात की। अंतर्दर्शन विधि सीधा मतलब है अपने अंदर देखना या अपने अंदर झांकना। इस विधि में व्यक्ति केवल अपने अवलोकन करता है। ये ऑब्जर्वेशन मेथड की एक टेक्निक है। ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण करना। इसकी दो विधियाँ थी, अंतर्दर्शन विधि और दूसरी बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि पे मैं आगे बात करूँगा अगले वीडियो में। तो ये थी अंतर्दर्शन विधि। तो मुझे लगा कि आपको शायद ये पसंद आई होगी, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।